हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। आपको इस चैनल पर ना केवल ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन फिजिक्स के टॉपिक्स की सबसे आसान एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती है, बल्कि आपको साथ के साथ ये भी बताया जाता है कि आपको एग्जाम में क्या और कैसे लिख के आना है, ताकि आप सिर्फ एक वीडियो देख के ही अपने नोट्स बना सकें और एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकें। इसी कैटेगरी में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे क्वांटम मैकेनिक्स आइडेंटिकल पार्टिकल चैप्टर के नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है कंस्ट्रक्ट सिमेट्रिक एंड एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन फॉर अ सिस्टम ऑफ टू आइडेंटिकल पार्टिकल्स। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप किसी दो आइडेंटिकल पार्टिकल्स वाले सिस्टम के लिए सिमेट्रिक एंड एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन को कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आखिरकार आइडेंटिकल पार्टिकल्स क्या होते हैं, क्लासिकल आइडेंटिकल पार्टिकल्स क्या होते हैं और क्लासिकल आइडेंटिकल पार्टिकल्स का के लिए प्रिंसिपल ऑफ डिस्टिंग्विशेबिलिटी क्या होता है, क्वांटम आइडेंटिकल पार्टिकल्स क्या होते हैं, क्वांटम आइडेंटिकल पार्टिकल्स के लिए प्रिंसिपल ऑफ इनडिस्टिंग्विशेबिलिटी क्या होता है। साथ के साथ आपको सिमेट्रिक एंड एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन के बारे में पता होना चाहिए और सिमेट्राइजेशन पोस्टुलेट के बारे में पता होना चाहिए। इन सभी पॉइंट्स को हमने इस लेक्चर में डिस्कस किया था, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, आपको यह भी पता होना चाहिए कि आखिरकार क्वांटम मैकेनिक्स में पार्टिकल एक्सचेंज ऑपरेटर क्या होता है, क्वांटम मैकेनिक्स में पार्टिकल एक्सचेंज ऑपरेटर हमें क्या करके देता है, जिसको हमने पूरी डिटेल में इस लेक्चर में डिस्कस किया था, जिसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको ये दो टॉपिक क्लियर हैं तभी आप आज का टॉपिक जो है वो अच्छे से समझ पाएंगे, तभी आप दो आइडेंटिकल पार्टिकल वाले सिस्टम के लिए सिमेट्रिक एंड एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन को कंस्ट्रक्ट कर पाएंगे। आपके सिलेबस में टू आइडेंटिकल पार्टिकल्स, थ्री आइडेंटिकल पार्टिकल्स अप टू एन आइडेंटिकल पार्टिकल सिस्टम के लिए सिमेट्रिक एंड एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन को कंस्ट्रक्ट करने का सिलेबस में आपका मेंशन है। आज हम सबसे सिंपलेस्ट सिस्टम जिसमें हमारे पास दो आइडेंटिकल पार्टिकल्स होंगे उसके लिए सिमेट्रिक एंड एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन जो है वो कंस्ट्रक्ट करेंगे। और आज का टॉपिक आपको ये बताएगा कि किसी भी सिस्टम के लिए, किसी भी क्वांटम सिस्टम के लिए हमारे पास सिर्फ और सिर्फ दो ही वेव फंक्शन होते हैं। किसी भी सिस्टम के लिए या तो उसका वेव फंक्शन टोटली सिमेट्रिक होगा या टोटली एंटी सिमेट्रिक होगा। और साथ के साथ ये जो टॉपिक है जिसमें हम आइडेंटिकल पार्टिकल्स के लिए 2, 3 एन नंबर ऑफ आइडेंटिकल पार्टिकल्स वाले सिस्टम के लिए सिमेट्रिक एंड एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन को कंस्ट्रक्ट करते हैं, ये टॉपिक आपको इसलिए पढ़ना जरूरी है क्योंकि इसी टॉपिक से हम पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को समझते हैं, जो कि क्वांटम मैकेनिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। तो अगर आपको 2, 3 अप टू एन पार्टिकल्स के लिए, एन आइडेंटिकल पार्टिकल्स वाले सिस्टम के लिए सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन कंस्ट्रक्ट करना आता है तो आप समझ पाएंगे कि आखिरकार पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या होता है और पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को हम कैसे प्रूव कर सकते हैं, वो हम सभी कुछ इसी टॉपिक से जो है वो स्टडी करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं कि अगर एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है तो आप इसकी थ्योरी में क्या लिख के आएंगे स्टार्टिंग में, आइए पहले वो देख लेते हैं। कंसिडर अ सिस्टम हैविंग टू नॉन इंटरेक्टिंग आइडेंटिकल पार्टिकल। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे आज के इस लेक्चर में, ऐसे सिस्टम के लिए सिमेट्रिक एंड एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन को कंस्ट्रक्ट करेंगे जिसमें हमारे पास दो आइडेंटिकल पार्टिकल्स होंगे। मींस ये पार्टिकल जो हैं वो इनडिस्टिंग्विशेबल होंगे और साथ के साथ ये नॉन इंटरेक्टिंग होंगे। इसके आने वाले लेक्चर्स में हम 3, 4 अप टू एन आइडेंटिकल पार्टिकल्स वाले सिस्टम के लिए सिमेट्रिक एंड एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन को कंस्ट्रक्ट करना सीखेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज जो हमने सिस्टम लिया है उसमें हमारे पास दो नॉन इंटरेक्टिंग आइडेंटिकल पार्टिकल्स हैं। The total wave function of such a system is represented as psi12, क्योंकि इसमें दो पार्टिकल्स हैं, आइडेंटिकल पार्टिकल्स हैं और इस प्रकार के सिस्टम का जो वेव फंक्शन होगा, टोटल वेव फंक्शन, उसे हम psi12 से डिनोट करेंगे, जहां पर 1 जो है वो फर्स्ट पार्टिकल के स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और 2 जो है वो सेकेंड पार्टिकल के स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। The total wave function psi12 for such a system can be written as the product of wave functions for the individual particles। देखिए स्टूडेंट्स, क्योंकि हमारा सिस्टम जो है वो आइडेंटिकल पार्टिकल से मिला के बना है और साथ के साथ ये आइडेंटिकल पार्टिकल जो है वो नॉन इंटरेक्टिंग है, तो ऐसे सिस्टम का जो टोटल वेव फंक्शन होगा psi12 उसे हम
इंडिविजुअल पार्टिकल्स के वेव फंक्शन के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं। पहले पार्टिकल का जो वेव फंक्शन होगा इंडिविजुअल वेव फंक्शन वो psi1 होगा और दूसरे पार्टिकल का जो इंडिविजुअल वेव फंक्शन होगा वो psi2 होगा। मींस टोटल वेव फंक्शन ऑफ द सिस्टम को हम इन दोनों वेव फंक्शंस के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं जो कि इंडिविजुअल पार्टिकल्स के वेव फंक्शंस हैं। मींस हम psi12 को ऐसे लिख सकते हैं, फर्स्ट पार्टिकल का वेव फंक्शन मल्टीप्लाई सेकंड पार्टिकल का वेव फंक्शन। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी। इफ द पार्टिकल 1 is in quantum state alpha NL ML S MS and the particle 2 is in quantum state beta NL ML S MS, then equation 1 can be rewritten as। देखिए स्टूडेंट्स, क्वांटम मैकेनिक्स में किसी भी पार्टिकल की जो पोजीशन है उसको डिस्क्राइब करने के लिए हमें कुछ क्वांटम नंबर्स की जरूरत पड़ती है। कौन सा पार्टिकल कौन से शेल में है, कौन से सब शेल में है, कौन से ऑर्बिट में है, ये हमें सेट ऑफ 5 क्वांटम नंबर से पता चलता है। और वो सेट ऑफ 5 क्वांटम नंबर जो हैं वो होते हैं हमारे पास एन एल, एल के कोरस्पॉन्डिंग एम एल, और एक होता है स्पिन क्वांटम नंबर, और स्पिन क्वांटम नंबर के कोरस्पॉन्डिंग एम एस क्वांटम नंबर होता है। तो इन 5 क्वांटम नंबर्स की हेल्प से हम किसी भी पार्टिकल की एग्जैक्ट पोजीशन को स्पेसिफाई कर सकते हैं कि पार्टिकल कौन सी शेल में है, कौन सी सब शेल में है, कौन से ऑर्बिट में है। ये 5 क्वांटम नंबर्स मिलाकर किसी भी पार्टिकल की क्वांटम स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम मान लेते हैं कि पहला पार्टिकल जो है वो अल्फा क्वांटम स्टेट में है और अल्फा क्वांटम स्टेट जो है वो इन 5 क्वांटम नंबर से स्पेसिफाई होगी, और पार्टिकल 2 जो है वो बीटा क्वांटम स्टेट में है और बीटा क्वांटम स्टेट भी जो है वो इन 5 क्वांटम नंबर से स्पेसिफाई होगी। तो इक्वेशन 1 को हमें दोबारा से रीराइट करना होगा। हमें साथ में मेंशन करना होगा कि फर्स्ट एंड सेकंड पार्टिकल जो है वो कौन सी क्वांटम स्टेट में है। तो उस केस में जो सिस्टम का टोटल वेव फंक्शन होगा psi12, उसे हम ऐसे लिखेंगे psi1, और हमें यहाँ पर बताया है कि जो फर्स्ट पार्टिकल है वो अल्फा क्वांटम स्टेट में है, तो यहाँ पर हमें नीचे अल्फा भी लगाना होगा, और मल्टीप्लाई में सेकंड पार्टिकल का वेव फंक्शन, और सेकंड पार्टिकल जो है वो बीटा क्वांटम स्टेट में है तो हमें यहाँ पर नीचे बीटा भी लगाना होगा। तो ये प्रॉपर वे है सिस्टम के टोटल वेव फंक्शन को एक्सप्रेस करने का, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, टोटल वेव फंक्शन को एज अ प्रोडक्ट ऑफ वेव फंक्शंस ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल्स लिख रहे हैं, और साथ के साथ हम ये भी बता रहे हैं कि फर्स्ट पार्टिकल जो है एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम में अल्फा क्वांटम स्टेट में है और सेकेंड पार्टिकल जो है उसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर बीटा क्वांटम स्टेट में है। तो ये हमारे पास होगी सेकेंड इक्वेशन। अब देखिए स्टूडेंट्स, क्योंकि हमारे जो पार्टिकल्स हैं वो आइडेंटिकल पार्टिकल्स हैं, उनको हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं, वो इनडिस्टिंग्विशेबल हैं। हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते कि हमारा फर्स्ट पार्टिकल अल्फा क्वांटम स्टेट में है और सेकंड पार्टिकल जो है वो बीटा क्वांटम स्टेट में है। ऐसा भी हो सकता है कि फर्स्ट पार्टिकल जो है वो बीटा क्वांटम स्टेट में हो और जो हमारे पास सेकंड पार्टिकल है वो अल्फा क्वांटम स्टेट में हो। मींस अगर पार्टिकल्स आइडेंटिकल होते हैं, इनडिस्टिंग्विशेबल होते हैं, तो उस केस में अगर हम पार्टिकल्स को इंटरचेंज भी कर दें, उनकी पोजीशंस को स्वैप भी कर दें, तो अब भी हमारे पास सिस्टम में कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलता है। सिस्टम हमारा जो है वो अनअल्टर्ड रहता है। तो उस केस में जो सिस्टम को डिस्क्राइब करने का वेव फंक्शन होगा उसे हम कैसे लिखेंगे, आइए पहले वो लिख लेते हैं। यहाँ पर पहले लाइन लिखेंगे आप, एज द पार्टिकल्स आर आइडेंटिकल दैट इज इनडिस्टिंग्विशेबल सो द सिस्टम रिमेन्स अनअल्टर्ड बाय इंटरचेंजिंग द पार्टिकल्स सो द टोटल वेव फंक्शन ऑफ द सिस्टम कैन आल्सो बी रिप्रेजेंटेड एज। क्योंकि हमारे पार्टिकल्स आइडेंटिकल हैं, मींस इनको हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते कि कौन सा पार्टिकल जो है वो कौन सी स्टेट में है। तो उस केस में अगर हम पार्टिकल्स को इंटरचेंज भी करें तो सिस्टम पर कोई भी इफेक्ट हमें देखने को नहीं मिलता है, सिस्टम अनअल्टर्ड रहता है। तो उस केस में सिस्टम का जो टोटल वेव फंक्शन होगा पार्टिकल्स को इंटरचेंज करने के बाद, उनकी अदला बदली करने के बाद उसे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। आपको सिंपली क्या करना है, 1 की जगह पर 2 और 2 की जगह पर 1 कर देना है, पार्टिकल्स को स्वैप कर देना है। तो उस केस में जो वेव फंक्शन होगा, टोटल वेव फंक्शन, वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर psi12 था, यहाँ पर हो जाएगा psi21, और यहाँ पर 1 की जगह पर 2 कर देना है, नीचे अल्फा ही रहेगा, और 2 की जगह पर 1 कर देना है और नीचे हमारा यहाँ पर बीटा ही रहेगा। तो ये हमारी जो है वो थर्ड इक्वेशन होगी। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये वाला वेव फंक्शन भी सिस्टम की स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये वाला वेव फंक्शन भी सिस्टम को की स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। दोनों ही वेव फंक्शन जो हैं सिस्टम की स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं।
दोनों जो हैं हम ये वेव फंक्शन भी कंसिडर कर सकते हैं सिस्टम के लिए और ये वाला वेव फंक्शन भी कंसिडर कर सकते हैं सिस्टम के लिए। तो हमारे लिए प्रॉपर मेथड क्या होगा, प्रॉपर मेथड ये होगा कि हम इन दोनों वेव फंक्शंस का एक लीनियर कॉम्बिनेशन बनाएं, या तो इन दोनों वेव फंक्शन को ऐड करें या इन दोनों वेव फंक्शंस को माइनस करें। तो जो हमें फाइनल वेव फंक्शन मिलेगा इनके लीनियर कॉम्बिनेशन से, इनको ऐड करके या इनको सब्ट्रैक्ट करके, वो हमारे पास प्रॉपर वेव फंक्शन होगा सिस्टम का, जो कि सिस्टम को पूरी तरह से डिस्क्राइब कर पाने में सक्षम होगा। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों वेव फंक्शंस का लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म करेंगे। यहाँ पर आप लाइन लिखेंगे पहले, नाउ बोथ द टोटल वेव फंक्शंस psi12 and psi21 have equal likelihood to describe the system at any instant, therefore the linear combination of psi12 and psi21 gives the proper description of the system। अब सिस्टम को ये वाला वेव फंक्शन भी डिस्क्राइब कर सकता है और ये वाला वेव फंक्शन भी डिस्क्राइब कर सकता है, दोनों की इक्वल प्रोबेबिलिटी है। तो बेटर ये रहेगा कि आप इन दोनों वेव फंक्शंस का एक लीनियर कॉम्बिनेशन बनाएं। लीनियर कॉम्बिनेशन कैसे बनता है, या तो आप इन दोनों वेव फंक्शंस को ऐड करें या एक इन दोनों वेव फंक्शंस को सब्ट्रैक्ट करें। ऐसा करने पर आपको एक नया वेव फंक्शन मिलेगा और वो जो नया वेव फंक्शन होगा वो सिस्टम का प्रॉपर डिस्क्रिप्शन देगा आपको। तो जो नया वेव फंक्शन होगा उसे हम साई से डिनोट करेंगे, दैट विल बी इक्वल टू, वो किसके बराबर होगा, इन दोनों की लीनियर कॉम्बिनेशन के बराबर होगा। लीनियर कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा, या तो आप इन दोनों वेव फंक्शंस को ऐड करो इस तरह से, या इन दोनों वेव फंक्शंस को माइनस करो। तो आपको यहाँ पर प्लस माइनस का साइन लगाना होगा। देखिए स्टूडेंट्स, क्वांटम मैकेनिक्स में वो कोई भी वेव फंक्शन तब तक वैलिड नहीं होता जब तक उसको नॉर्मलाइज ना कर दिया जाए। तो हमारे पास जो लीनियर कॉम्बिनेशन से नया वेव फंक्शन बना है साई, इसको नॉर्मलाइज करना भी जरूरी होगा। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, इस लीनियर कॉम्बिनेशन को एक नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट n से मल्टीप्लाई करना होगा। तो तब हमारे पास ये जो फाइनल वेव फंक्शन होगा ये वैलिड वेव फंक्शन होगा, जब आप यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट n लगा देंगे। देखिए स्टूडेंट्स, अब इस नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट n की वैल्यू क्या होगी, ये डिपेंड करता है कि आपके पास कितने टोटल वेव फंक्शंस फॉर्म हो रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास दो वेव फंक्शन थे, psi12 psi21। हमने यहाँ पर दो वेव फंक्शंस का लीनियर कॉम्बिनेशन जो है वो लिया था। अगर हमारे पास सिस्टम के लिए दो वेव फंक्शंस हैं तो उस केस में जो हमारे पास नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट की वैल्यू होगी वो होगी हमारे पास 1/√2 फैक्टोरियल। अगर हमारे पास थ्री वेव फंक्शंस होते, जैसा कि हमारे पास थ्री आइडेंटिकल पार्टिकल्स वाले सिस्टम के केस में होगा, उस केस में हम नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट को 1/3 फैक्टोरियल लेंगे। इसी तरह से अगर हमारे पास 4 आइडेंटिकल पार्टिकल्स वाला सिस्टम है तो उस केस में नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट जो है वो 1/4 फैक्टोरियल होगा। इसी तरह से अगर हमारे पास n पार्टिकल्स वाला वेव फंक्शन है, n पार्टिकल्स वाला सिस्टम है, तो उसके लिए जो नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट होगा वो 1/n फैक्टोरियल होगा। तो यहाँ पर क्योंकि हमारे पास दो आइडेंटिकल पार्टिकल्स हैं तो हमारे पास दो पॉसिबल वेव फंक्शंस बनेंगे जिसका हम लीनियर कॉम्बिनेशन बनाएंगे। तो इस केस में जो नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट की वैल्यू होगी वो हमारे पास 1/√2 फैक्टोरियल होगी। तो आप यहाँ पर लिखेंगे where n is normalization constant whose value is 1/√2 फैक्टोरियल for a system consisting of two non-interacting identical particles। अगर सिस्टम में हमारे पास दो नॉन इंटरेक्टिंग आइडेंटिकल पार्टिकल्स हैं तो उस केस में हमें नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो ये लेनी होती है। तो हम क्या करते हैं, इस n की जगह पर 1/√2 फैक्टोरियल पुट कर देते हैं। तो साई की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 1/√2 फैक्टोरियल psi12 प्लस माइनस psi21। ये हमारी फोर्थ इक्वेशन होगी। psi12 की वैल्यू हमने कहां पर लिखी हुई है, psi12 की वैल्यू हमने लिखी हुई है फर्स्ट ये सेकंड इक्वेशन में, और psi21 की वैल्यू हमने लिखी हुई है थर्ड इक्वेशन से। तो सेकंड और थर्ड इक्वेशन से psi12 एंड psi21 की वैल्यूज उठाकर हम पुट करेंगे फोर्थ इक्वेशन में। तो आप लिखेंगे यूजिंग 2 and 3 in 4 वी गेट psi इज इक्वल टू 1/√2 फैक्टोरियल। psi12 की वैल्यू है हमारे पास psi alpha1 psi beta2, और यहाँ पर हमारे पास प्लस माइनस है। psi21 की वैल्यू है हमारे पास psi alpha2 psi beta1। ये हमारी फिफ्थ इक्वेशन होगी। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास यहाँ से सिस्टम के जो टोटल वेव फंक्शंस हैं वो कितने बनेंगे, एक प्लस साइन के साथ बनेगा, एक माइनस साइन के साथ बनेगा। मींस यहाँ पर सिस्टम के दो टोटल वेव फंक्शन जो हैं वो पॉसिबल होंगे, एक प्लस साइन के साथ, एक माइनस साइन के साथ। तो यहाँ पर हमारे पास जो प्लस साइन के साथ वेव फंक्शन बनेगा उसे हम साई प्लस लेंगे, और माइनस साइन के साथ जो वेव फंक्शन बनेगा उसे हम साई माइनस लेंगे। तो साई प्लस की वैल्यू क्या होगी हमारे पास 1/2 फैक्टोरियल psi alpha1 psi beta2। पहले हम प्लस का साइन लेंगे यहाँ पर psi alpha2 psi beta1। ये हमारी सिक्स इक्वेशन होगी, और माइनस साइन के साथ जो वेव फंक्शन बनेगा उसे हम साई माइनस लेंगे। साई माइनस इज इक्वल टू 1/2
स्क्वायर रूट 2 फैक्टोरियल साई अल्फा 1 साई बीटा 2, यहाँ पर प्लस की जगह माइनस कर देंगे, साई अल्फा 2 साई बीटा 1, ये 7th इक्वेशन होगी। तो हमारे पास सिस्टम के लिए दो वेव फंक्शन जो हैं वो फॉर्म होंगे जब हमारे पास सिस्टम में दो नॉन इंटरेक्टिंग आइडेंटिकल पार्टिकल्स होंगे। बट इन दोनों वेव फंक्शंस में से साई प्लस एंड साई माइनस में से कौन सा वेव फंक्शन जो है वो सिमेट्रिक है, कौन सा वेव फंक्शन एंटी सिमेट्रिक है, ये भी हमें देखना होगा। तब हम बता पाएंगे कि सिस्टम के लिए सिमेट्रिक वेव फंक्शन कौन सा होगा, कौन सा सिस्टम है हमारे पास दो नॉन इंटरेक्टिंग आइडेंटिकल पार्टिकल्स वाला सिस्टम है, उसके लिए हमें सिमेट्रिक वेव फंक्शन लिखना है। वो इन दोनों में से कौन सा होगा, और कौन सा वेव फंक्शन जो है इन दोनों में से वो एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन होगा हमारे आज के गिवन सिस्टम के लिए, ये हम चेक करेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स लास्ट सेक्शन में हमने देखा कि सिस्टम ऑफ टू नॉन इंटरेक्टिंग आइडेंटिकल पार्टिकल्स के लिए हमारे पास दो वेव फंक्शंस होंगे, एक होगा साई प्लस जिसकी वैल्यू हमारे पास ये होगी, ये 6th इक्वेशन थी, एक होगा साई माइनस जिसकी वैल्यू ये थी, ये हमारी 7th इक्वेशन थी। अब इन दोनों में से कौन सा सिमेट्रिक है, कौन सा एंटी सिमेट्रिक है, ये हम कैसे पता लगाएंगे? इसका हम पता लगा सकते हैं बाय द यूज ऑफ पार्टिकल एक्सचेंज ऑपरेटर। हम क्या करेंगे, दोनों ऑपरेटर्स पर लेफ्ट हैंड साइड से पार्टिकल एक्सचेंज ऑपरेटर P12 अप्लाई करेंगे, और जिस वेव फंक्शन के लिए पार्टिकल एक्सचेंज ऑपरेटर की आईएन वैल्यू +1 निकल के आएगी वो वेव फंक्शन जो है वो सिमेट्रिक वेव फंक्शन होगा, और जिस वेव फंक्शन के लिए पार्टिकल एक्सचेंज ऑपरेटर की वैल्यू -1 निकल के आएगी वो वेव फंक्शन जो है वो एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन होगा। तो हम पहले क्या करेंगे, साई प्लस पर पार्टिकल एक्सचेंज ऑपरेटर अप्लाई करके देखेंगे, और हम चेक करेंगे कि इस साई प्लस के लिए पार्टिकल एक्सचेंज ऑपरेटर की आईएन वैल्यू हमारे पास क्या निकल के आती है, क्या वो +1 निकल के आती है, क्या -1 निकल के आती है। तो हेडिंग ना लीजिए, टू चेक वेदर साई प्लस इज सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन। तो हम चेक करने वाले हैं कि साई प्लस सिमेट्रिक है कि एंटी सिमेट्रिक है। ये हम कैसे पता लगाएंगे, हम क्या करेंगे, 6th इक्वेशन के दोनों तरफ पार्टिकल एक्सचेंज ऑपरेटर अप्लाई करेंगे, ऑपरेट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से। तो आप लाइन लिखेंगे, ऑपरेटिंग पार्टिकल एक्सचेंज ऑपरेटर P12 फ्रॉम लेफ्ट ऑन बोथ साइड्स ऑफ 6th वी गेट। आपको क्या करना है, 6th इक्वेशन के दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड में P12 अप्लाई कर देना है। तो साई प्लस पर P12 अप्लाई किया लेफ्ट साइड से, तो आपको मिलेगा P12 साई प्लस इज इक्वल टू 1/√2 फैक्टोरियल कांस्टेंट है, तो वो हमने बाहर ले लिया, और इस पूरे पर लेफ्ट हैंड साइड से P12 अप्लाई कर दिया। आगे है आपके पास साई अल्फा 1 साई बीटा 2 प्लस साई अल्फा 2 साई बीटा 1। तो पार्टिकल एक्सचेंज ऑपरेटर क्या करता है, पार्टिकल्स को इंटरचेंज कर देता है, स्वैप कर देता है। तो जब आप P12 को इस पूरे वेव फंक्शन पर अप्लाई करेंगे तो पार्टिकल जो है वो स्वैप हो जाएंगे, फर्स्ट पार्टिकल सेकंड पार्टिकल की जगह पे आ जाएगा, और सेकंड पार्टिकल फर्स्ट पार्टिकल की जगह पर आ जाएगा। तो आपको मिलेगा P12 साई प्लस इज इक्वल टू 1/√2 फैक्टोरियल। तो आप क्या करेंगे, आप 1 को 2 से, 2 को 1 से स्वैप कर देंगे। साई अल्फा 1 की जगह पर 2 आ जाएगा, साई बीटा 2 की जगह पर 1 आ जाएगा, प्लस साई अल्फा 2 की जगह पर 1 आ गया, साई बीटा 1 की जगह पर 2 आ गया। तो हमारे पास इस पर P12 अप्लाई करने के बाद हमें ये मिलेगा। अब हम क्या करते हैं, इस टर्म को पहले लिख देते हैं और इस टर्म को बाद में लिख देते हैं। तो आपको मिलेगा साई अल्फा 1 साई बीटा 2, ये हमने पहले लिख दिया, फिर हम ये लिख देंगे प्लस साई अल्फा 2 साई बीटा 2। तो स्टूडेंट्स ये पूरा का पूरा किसके बराबर है, ये पूरा का पूरा ध्यान से देखोगे ये हमें मिल रहा है जो कि साई प्लस के बराबर है। तो इस पूरे की जगह पर हम साई प्लस लिख देंगे। तो P12 को साई प्लस पर ऑपरेट करके हमें इक्वल टू में साई प्लस मिला, और इसके आगे कोई भी साइन हमें देखने को नहीं मिल रहा है, मींस इसके आगे हमारे पास +1 है। तो इस को हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो हमने देखा कि जब हम P12 को साई प्लस पर ऑपरेट कर रहे हैं तो P12 की जो हमें आईएन वैल्यू मिल रही है वो +1 मिल रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि साई प्लस के कोरोस्पोंडिंग P12 की जो आईएन वैल्यू है वो +1 है। तो इससे ये प्रूफ होता है कि साई प्लस जो है वो एक सिमेट्रिक वेव फंक्शन है। तो आप यहाँ पर लाइन लिखेंगे, thus आईएन वैल्यू ऑफ P12 corresponding to psi plus is +1, so psi plus is symmetric wave function। तो हमने पार्टिकल एक्सचेंज ऑपरेटर को साई प्लस पर ऑपरेट करवा के ये देखा कि साई प्लस के कोरोस्पोंडिंग P12 की जो आईएन वैल्यू है +1 है। तो हमें ये पता लगा कि साई प्लस जो है वो एक सिमेट्रिक वेव फंक्शन है। तो हमारा सिस्टम जो था टू नॉन इंटरेक्टिंग आइडेंटिकल पार्टिकल्स वाला, उसके लिए जो सिमेट्रिक वेव फंक्शन होगा वो हमारे पास ये वेव फंक्शन होगा। तो आप यहाँ पर लिखेंगे, तो टोटली सिमेट्रिक वेव फंक्शन फॉर अ सिस्टम ऑफ टू नॉन इंटरेक्टिंग आइडेंटिकल पार्टिकल्स इज साई प्लस। तो हमारे पास जो सिमेट्रिक वेव फंक्शन होगा साई एस,
वो किसके बराबर होगा, साई प्लस के बराबर होगा, जो कि किसके बराबर है 1/2 फैक्टोरियल साई अल्फा 1 साई बीटा 2 प्लस साई अल्फा 2 साई बीटा 1। ये हमारी 8th इक्वेशन होगी। तो हमारा पहला काम कंप्लीट हो गया है, हमने सिमेट्रिक वेव फंक्शन फाइंड कर लिया है हमारे गिवन सिस्टम ऑफ टू नॉन इंटरेक्टिंग आइडेंटिकल पार्टिकल्स के लिए। हमारे पास दो पार्टिकल्स हैं तो उसके लिए सिमेट्रिक वेव फंक्शन साई एस होगा। दो पार्टिकल्स के लिए सिमेट्रिक वेव फंक्शन है तो हम ब्रैकेट में यहाँ पर ब्रैकेट में 1, 2 लगा देते हैं ताकि हमें ध्यान रहे कि ये जो वेव फंक्शन हमें मिल रहा है सिमेट्रिक वेव फंक्शन वो दो आइडेंटिकल पार्टिकल्स वाले सिस्टम के लिए मिला है। देखिए स्टूडेंट्स, इस पूरी इक्वेशन को हम समेशन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, इस सिमेट्रिक वेव फंक्शन को हम समेशन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, सिमेट्रिक वेव फंक्शन for a system of two non-interacting identical particles can be written as 1/2 square root 2 factorial constant है वो तो ऐसे ही आएगा बाहर, और इस टर्म को हम समेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा। समेशन यहां पर हम अप्लाई करेंगे P12 ऑपरेटर, किसके ऊपर अप्लाई करेंगे, किसके ऊपर अप्लाई करेंगे, साई अल्फा 1 साई बीटा 2 पर पार्टिकल एक्सचेंज ऑपरेटर अप्लाई करेंगे और समेशन लगाएंगे, और समेशन की जो लिमिट्स होंगी, मीन समेशन को ओपन करके हमें कितनी टर्म्स मिलेंगी वो हमें कैसे पता लगेगा। जितने हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं सिस्टम में उसका फैक्टोरियल लेकर आप अपर लिमिट में लिखेंगे, और जो इसकी लिमिट है वो 1 से स्टार्ट होगी। मीन्स इस समेशन को ओपन करके, यहां पर आपको ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, इस समेशन को ओपन करके आपको 2 फैक्टोरियल नंबर ऑफ टर्म्स मिलने वाली हैं। 2 फैक्टोरियल की वैल्यू जो है वो 2 होती है। जितने हमारे पास सिस्टम में नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे उतनी आपको समेशन को एक्सपैंड करके सिमेट्रिक वेव फंक्शन में टर्म्स मिलेंगी। मींस हमें यहाँ पर 2 टर्म्स मिलेंगी। इस समेशन को अगर आप खोलेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ध्यान से देखिए, 1/2 फैक्टोरियल। जो पहली टर्म होगी समेशन की उसमें आप क्या करेंगे, इस पूरे के पूरे वेव फंक्शन को ऐसे ही लिखेंगे, पहले साई अल्फा 1 साई बीटा 2, और समेशन का मतलब होता है प्लस, फिर आप इस पूरे वेव फंक्शन पर P12 ऑपरेटर अप्लाई करेंगे। ये P12 ऑपरेटर क्या करेगा, पार्टिकल्स को एक्सचेंज कर देगा, 1 की जगह पर 2 और 2 की जगह पर 1 आ जाएगा। तो साई अल्फा 1 की जगह पर 2 आ जाएगा और साई बीटा इस 2 की जगह पर 1 आ जाएगा। तो इस समेशन को एक्सपेंड करके आपको कितनी टर्म्स मिल रही हैं, 1 2 मिल रही हैं। तो लिमिट्स आपको यहाँ पर 2 फैक्टोरियल लेनी है, 1 to 2 फैक्टोरियल लेनी है 2 पार्टिकल सिस्टम के लिए। तो उस केस में जो हमारा सिमेट्रिक वेव फंक्शन होगा उसको आप समेशन की फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं, या फिर सिंपली आप इसको ऐसे लिख सकते हैं जैसा कि हमने 8th इक्वेशन में लिखा था। ये हमारी 9th इक्वेशन होगी। तो अगर आपको समेशन की फॉर्म में लिखने को बोल दें कि 2 आइडेंटिकल पार्टिकल सिस्टम के लिए सिमेट्रिक वेव फंक्शन को समेशन की फॉर्म में कैसे लिखा जाता है, वो हमें कुछ इस तरह से लिखा जाता है। तो स्टूडेंट्स, हमने ये देखा कि जो सिमेट्रिक वेव फंक्शन होगा सिस्टम ऑफ 2 आइडेंटिकल पार्टिकल्स के लिए वो हमारे पास कुछ इस प्रकार से होगा, या फिर समेशन में इस प्रकार से होगा। अब जो हमारा सेकंड वेव फंक्शन है साई माइनस, वो एक बात तो ऑब्वियस है, अगर हमारे पास साई प्लस जो है वो सिमेट्रिक वेव फंक्शन है सिस्टम के लिए, तो ऑब्वियस होगा कि ये वेव फंक्शन जो है वो सिस्टम के लिए एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन होगा। बट हमें इसे चेक करना होगा, प्रूव करके दिखाना होगा कि साई माइनस जो है वो एक एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन है सिस्टम के लिए। तो आप यहाँ पर लिखेंगे टू चेक वेदर साई माइनस इज सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन। तो अगेन हम क्या करेंगे, इसको चेक करने के लिए इस 7th इक्वेशन के दोनों तरफ पार्टिकल एक्सचेंज ऑपरेटर अप्लाई करेंगे। तो आप लिखेंगे ऑपरेटिंग पार्टिकल एक्सचेंज ऑपरेटर P12 फ्रॉम लेफ्ट ऑन बोथ साइड्स ऑफ 7 वी गेट। तो इसके लेफ्ट साइड में भी और इसके लेफ्ट साइड में भी P12 अप्लाई कर दो तो आपको मिलेगा P12 साई माइनस इज इक्वल टू 1/√2 फैक्टोरियल कांस्टेंट है। P12 साथ में है साई अल्फा 1 साई बीटा 2 माइनस साई अल्फा 2 साई बीटा 1। तो स्टूडेंट्स, ये पार्टिकल एक्सचेंज ऑपरेटर जब इस पूरे वेव फंक्शन पर अप्लाई होगा तो पार्टिकल्स की पोजीशन जो है वो स्वैप हो जाएंगी, इंटरचेंज हो जाएंगी, 1 की जगह 2 2 की जगह 1 कर देंगे आप, तो आपको मिलेगा 1/√2 फैक्टोरियल साई अल्फा 1 की जगह पर 2 आ गया, साई बीटा 2 की जगह 1 आ गया, माइनस साई अल्फा 2 की जगह 1 आ गया, साई बीटा 1 की जगह पर 2 आ गया। इन दोनों में से माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं, माइनस साइन कॉमन आ गया 1/√2 फैक्टोरियल। तो ये टर्म पहले आ जाएगी, प्लस की हो जाएगी साई अल्फा 1 साई बीटा 2, ये टर्म माइनस की हो जाएगी, माइनस साई अल्फा 2 साई बीटा 1। तो स्टूडेंट्स, ये पूरी की पूरी टर्म जो है वो किसके बराबर है, ये पूरी की पूरी ये हमें ये मिल रहा है जो कि साइन माइनस के बराबर है, और आगे माइनस का साइन है।
तो P12 को जब हम साई माइनस पर अप्लाई कर रहे हैं तो हमें मिल रहा है माइनस साई माइनस, तो माइनस का मतलब है यहाँ पर -1 लगा हुआ है, मींस साई माइनस के कोरोस्पॉन्डिंग जो पार्टिकल एक्सचेंज ऑपरेटर P12 की आयन वैल्यू मिल रही है हमें वो -1 मिल रही है। मींस साई माइनस जो है वो एक एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे दस आयन वैल्यू ऑफ P12 कोरोस्पॉन्डिंग टू साई माइनस इज -1, सो साई माइनस इज एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन। जो हमारे सिस्टम का एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन होगा वो साई माइनस होगा, मींस साई ए एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन of the system of two identical particles is equal to psi minus is equal to 1/2 factorial multiply psi alpha 1 psi beta 2 minus psi alpha 2 psi beta 1। क्योंकि ये दो आइडेंटिकल पार्टिकल्स के लिए एंटीसिमेट्रिक वेव फंक्शन है तो यहाँ पर हम psi a 1, 2 लिख देते हैं। ये हमारी 10th इक्वेशन होगी। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास एंटीसिमेट्रिक वेव फंक्शन आ गया। इसे हम समेशन की फॉर्म में कैसे लिखेंगे? सिमेट्रिक वेव फंक्शन को समेशन की फॉर्म में लिखना आसान था क्योंकि वहां पर बीच में प्लस का साइन था, बट एंटीसिमेट्रिक वेव फंक्शन को समेशन की फॉर्म में लिखना थोड़ा ट्रिकी है। उसमें क्या चेंजेस हैं, उसमें क्या आपको खास ध्यान रखना है, और क्योंकि यहाँ पर हमें बीच में माइनस का साइन देखना पड़ रहा है, और इस एंटीसिमेट्रिक वेव फंक्शन को हम समेशन के साथ साथ एक और फॉर्म में लिख सकते हैं। वो फॉर्म क्या होगी और इसे समेशन की फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे ये हम देखेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स लास्ट सेक्शन में हमने सिस्टम ऑफ टू नॉन इंटरेक्टिंग आइडेंटिकल पार्टिकल्स के लिए एंटीसिमेट्रिक वेव फंक्शन जो है वो फाइंड कर लिया था, जो कि कुछ इस प्रकार से था। अब हमें इसे समेशन की फॉर्म में लिखना है, तो उसे हम कैसे लिखेंगे ध्यान से देखिएगा। साई ए 12 इज इक्वल टू 1/√2 तो कांस्टेंट है वो तो ऐसे ही आएगा, हमारे पास समेशन आएगा जैसे हमारे पास सिमेट्रिक वेव फंक्शन में आया था। लिमिट यहाँ पर भी हमारे पास 1 to 2 फैक्टोरियल होंगी। जितने हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं 2 पार्टिकल्स हैं तो ऊपर आपको 2 फैक्टोरियल लेना है, और समेशन को एक्सपेंड करके आपको दो टर्म्स मिलने वाली है, एक टर्म ये मिलेगी एक ये टर्म मिलेगी। बट ये टर्म मिलेगी कैसे वो ध्यान से देखिए। यहाँ पर आपको साइन पी एक फैक्टर लिखना होगा, यहाँ पर साइन पी, बाकी P12 साई अल्फा 1 साई बीटा 2 ऐसे ही रहेगा जैसा हमने सिमेट्रिक वेव फंक्शन के केस में किया था। आपको यहाँ पर साइन पी एक फैक्टर लिखना होगा। इस साइन पी की दो वैल्यूज हो सकती हैं, या तो +1 होगी या -1 होगी। साइन पी +1 होगा फॉर इवन परम्यूटेशन। इवन परम्यूटेशन का क्या मतलब है, अगर हम पार्टिकल्स की स्वैपिंग ना करें, फर्स्ट पार्टिकल से ही रिप्लेस कर दें और सेकंड पार्टिकल को सेकंड पार्टिकल से ही रिप्लेस कर दें, मींस फर्स्ट को फर्स्ट ही रहने दिया हमने, सेकंड को सेकंड ही रहने दिया, मींस यहाँ पर हमने कोई भी स्वैपिंग नहीं करी है, मींस 0 नंबर ऑफ स्वैपिंग्स करी है हमने, और 0 नंबर को हम इवन नंबर मानते हैं, मींस हम यहाँ पर इवन नंबर ऑफ स्वैपिंग्स कर रहे हैं, इवन नंबर ऑफ स्वैपिंग्स कर रहे हैं। तो उस केस में साइन पी की जो वैल्यू होगी वो +1 होगी और साइन पी की वैल्यू -1 होगी फॉर ऑड परम्यूटेशन। ऑड परम्यूटेशन का मतलब क्या है, 1 को एक बार 2 से रिप्लेस कर दिया और 2 को 1 से रिप्लेस कर दिया, मीन्स हमने एक नंबर में स्वैपिंग की है। बस स्वैपिंग जो हमने एक बार की है, इसका मतलब ये है 1 नंबर ऑफ स्वैपिंग्स, मीन्स 1 जो होता है वो ऑड नंबर होता है, ऑड नंबर ऑफ स्वैपिंग्स हमने यहाँ पर करी है। तो उस केस में साइन पी की वैल्यू जो है वो -1 होगी। अगर आप इस समेशन को इस तरीके से खोलते हैं, साइन पी का +1 -1 को ध्यान में रखते हुए, तो क्या मिलेगा आपको ध्यान से देखिए। दैट विल बी इक्वल टू साई ए 12 इज इक्वल टू 1/2 फैक्टोरियल। अब देखिए साइन पी की वैल्यू जो है वो +1 होगी। +1 होगी कब, जब हम 1 को 1 रहने दें और 2 को 2 रहने दें, मींस P12 को जब हम इस पर ऑपरेट करेंगे तो पहले हमारे पास 1 को 1 रहने देना है और 2 को 2 रहने देना है, जैसे हमने सिमेट्रिक वेव फंक्शन के केस में भी किया था। बट जब हम 1 को 2 से 2 को 1 से रिप्लेस कर देंगे इस पार्टिकल एक्सचेंज ऑपरेटर के कारण, तो साइन पी की वैल्यू जो है वो -1 लेनी है। यहाँ पर ऑड परम्यूटेशन हो रहा है हमारे पास,
मींस 1 को 2 से रिप्लेस कर रहे हैं, 2 को 1 से रिप्लेस कर रहे हैं एक एक बार, ऑड नंबर में स्वैपिंग्स हो रही हैं, तो उस केस में साइन पी की जगह पर -1 आएगा और साई अल्फा इस 1 की जगह पर 2 आ जाएगा और 2 की जगह पर 1 आ जाएगा। तो आपको एंटीसिमेट्रिक वेव फंक्शन यही वाला देखने को मिलेगा जो कि 10th इक्वेशन में लिखा हुआ है। अगर हम इस समेशन को ओपन करते हैं तो सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन के समेशन फॉर्म की रिप्रेजेंटेशन में यही फर्क है कि हमें यहाँ पर साइन पी भी लिखना होता है, जिसकी वैल्यू हमें यहाँ मेंशन करनी होती है कि +1 होगी कब, जब 1 1 रहेगा, 2 2 रहेगा, और साइन पी की वैल्यू -1 होगी कब, जब हम 1 को 2 से और 2 को 1 से रिप्लेस कर देंगे। इस चीज का आपने ध्यान रखना है। तो स्टूडेंट्स, एंटीसिमेट्रिक वेव फंक्शन को हम समेशन की फॉर्म में इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, बट इस एंटीसिमेट्रिक वेव फंक्शन को हम एक और तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और वो फॉर्म है हमारे पास डिटरमिनेंट फॉर्म। तो ध्यान से देखिए, साई ए 1 2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/√2 फैक्टोरियल डिटरमिनेंट साई अल्फा 1। साई अल्फा 1 को किससे मल्टीप्लाई करना है, हमने साई बीटा 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो साई बीटा 2 हमारे पास यहाँ पर आएगा ताकि ये मल्टीप्लाई इससे हो सके। और यहाँ पर साई अल्फा 2 है तो साई अल्फा 2 हम यहाँ पर लिखेंगे और इसे हमने मल्टीप्लाई किससे करना है, साई बीटा 1 से, तो साई बीटा 1 यहाँ पर आएगा ताकि ये इससे मल्टीप्लाई हो सके। और पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म आ जाएगी, फिर माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये टर्म आ जाएगी। आप चाहें तो साई अल्फा 2 को यहाँ भी लिख सकते हैं और साई बीटा 1 को यहाँ भी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास यही टर्म मिलने वाली है। तो इस डिटरमिनेंट को आप ऐसे भी ले सकते हैं 1/2 फैक्टोरियल साई अल्फा 1 साई बीटा 2 साई अल्फा 2 साई बीटा 1। तो इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करके इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म आ जाएगी, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये टर्म आ जाएगी। तो चाहे आप डिटरमिनेंट को इस फॉर्म में लिख दें, अल्फा वाली टर्म्स इस रो में लिख दें, या अल्फा वाली टर्म्स को इस कॉलम में लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपके पास रिजल्ट जो है वो सेम आएगा। तो एंटीसिमेट्रिक वेव फंक्शन को हम डिटरमिनेंट फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सिमेट्रिक वेव फंक्शन को हम डिटरमिनेंट फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, उसको हम सिर्फ समेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो एंटीसिमेट्रिक वेव फंक्शन को डिटरमिनेंट की फॉर्म में एक्सप्रेस करना, ये सबसे पहले इस मेथड को इंट्रोड्यूस किया था अमेरिकन फिजिसिस्ट जॉन सी स्लेटर सर ने, और उन्हीं के नाम पर इस डिटरमिनेंट का नाम रखा गया है स्लेटर डिटरमिनेंट। तो अगर आपको एग्जाम में पूछ लें कि दो आइडेंटिकल पार्टिकल्स के लिए स्लेटर डिटरमिनेंट क्या होता है, ये हमारे पास दो आइडेंटिकल पार्टिकल सिस्टम के लिए एंटीसिमेट्रिक वेव फंक्शन को रिप्रेजेंट करने का मेथड होता है, जिसमें हम एंटीसिमेट्रिक वेव फंक्शन को कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, और टू आइडेंटिकल पार्टिकल वाले सिस्टम के लिए जो स्लेटर डिटरमिनेंट की फॉर्म होगी वो कुछ इस प्रकार से होगी। थ्री आइडेंटिकल पार्टिकल्स के लिए स्लेटर डिटरमिनेंट कुछ और होगा, एन आइडेंटिकल पार्टिकल्स के लिए स्लेटर डिटरमिनेंट जो है वो कुछ और होगा। तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आप लाइंस लिखेंगे, thus an antisymmetric wave function of a system of two non-interacting identical particles can also be represented in the form of determinant which is known as Slater determinant after the name of physicist John C. Slater who introduced this method in 1921। तो किसी भी सिस्टम के लिए जिसमें हमारे पास दो आइडेंटिकल पार्टिकल्स हों, अगर आपको उसके एंटीसिमेट्रिक वेव फंक्शन को एक्सप्रेस करना है तो आप डिटरमिनेंट की फॉर्म में कुछ इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। अगर हमारे पास दो पार्टिकल्स हैं तो हमारे पास डिटरमिनेंट जो है वो कुछ इस फॉर्म में रहने वाला है, उसका एक्सप्रेशन जो है वो ये कुछ इस तरह से होगा। और इस डिटरमिनेंट मेथड की फॉर्म में एंटीसिमेट्रिक वेव फंक्शन को रिप्रेजेंट करना सबसे पहले हमें सिखाया था अमेरिकन फिजिसिस्ट जॉन सी स्लेटर सर ने 1929 में, और उन्हीं के नाम पर इस डिटरमिनेंट का नाम जो है वो स्लेटर डिटरमिनेंट रखा गया है। तो स्टूडेंट्स, ये था आपके पास आज का टॉपिक जिसमें हमने दो आइडेंटिकल पार्टिकल सिस्टम के लिए सिमेट्रिक एंड एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन को कंस्ट्रक्ट किया। सिमेट्रिक वेव फंक्शन को हमने समेशन फॉर्म में लिखना सीखा, एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन को हमने समेशन की फॉर्म में लिखना सीखा, और हमने ये देखा कि एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन को हम एक डिटरमिनेंट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं जिसे हम बोलते हैं स्लेटर डिटरमिनेंट। तो स्टूडेंट्स, इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम थ्री आइडेंटिकल पार्टिकल सिस्टम के लिए सिमेट्रिक एंड एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन को लिखेंगे, और थ्री आइडेंटिकल पार्टिकल्स के लिए स्लेटर डिटरमिनेंट का फॉर्म क्या होगा वो डिस्कस करेंगे। और उसी लेक्चर में ही हम
उसी टॉपिक को जनरलाइज करते हुए एन आइडेंटिकल पार्टिकल सिस्टम के लिए सिमेट्रिक एंड एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन के साथ साथ एन आइडेंटिकल पार्टिकल सिस्टम के लिए सिलेक्टर डिटर्मिनेंट का फॉर्म क्या होगा वो डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक आपको पढ़ने इसलिए जरूरी है क्योंकि यही टॉपिक जो है कंस्ट्रक्शन ऑफ सिमेट्रिक एंड एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन फॉर अ सिस्टम ऑफ आइडेंटिकल पार्टिकल्स, ये आपको पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की तरफ लेके जाते हैं और पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को समझने में ये टॉपिक हमारी बहुत हेल्प करता है। साथ के साथ इस टॉपिक से हम पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को बहुत इजीली प्रूव भी कर सकते हैं, वो भी हम आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स मिलेंगे उन टॉपिक्स के साथ। टिल देन टेक केयर।